गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के मैंने कुछ क्वेश्चन भी कर कुछ क्या एक ही क्वेश्चन कराया था। वो इसलिए नहीं कराया ज़्यादा क्वेश्चन क्योंकि वीडियो की लेंथ लंबी हो जाती है और फिर प्रॉब्लम होती है कि स्ट्रेच में आपको देखने में। अगर आपको ज़्यादा क्वेश्चन चाहिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के तो आप मुझे बता देना, मैं और वीडियोस डाल दूंगा। ठीक है, मतलब क्वेश्चंस के फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स के क्वेश्चन करा के वो वीडियो के फॉर्म में डाल दूंगा। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन चाहिए तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के। आज हम जो टॉपिक देखेंगे वो सेकंड टॉपिक है, वो है कॉम्पटन इफेक्ट। ठीक है, तो कॉम्पटन इफेक्ट के बारे में देखो, ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट हुआ था 1923 में। और इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करने वाले थे ऑर्थर कॉम्पटन। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट में क्या था, अच्छा, कॉम्पटन इफेक्ट क्या होता है? इन द स्कैटरिंग ऑफ द स्कैटरिंग ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक्स रेज। ठीक है, विद मटेरियल पार्टिकल with material particle or matter, that is electrons. The wavelength the wavelength after scattering is larger than the wavelength of the incident radiation. क्लियर है? एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन क्या कह रही है तुम्हारी? एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन बोल रही है, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन कह रही है कि लेमडा डैश इज ग्रेटर देन लेमडा। ठीक है, डेल्टा लेमडा जो है, लेमडा डैश माइनस लेमडा इज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, लेमडा डैश है तुम्हारा वेवलेंथ ऑफ स्कैटर्ड रेडिएशन। ठीक है, और लेमडा है वेवलेंथ ऑफ वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। ठीक है, अब देखो, ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है कि दोनों डिफरेंट है। अब थ्योरेटिकली एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास थ्योरेटिकली जो हमारे पास थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन है वो फिर वैसे ही क्लासिकली आएगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी से। ठीक है, और क्लासिकली जो तुम्हारी ईएम रेडिएशन है, मतलब जो रेडिएशन है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हमने देखा ही, उसको लिखते हैं ई नोट ई की पावर आयोटा के आर माइनस ओमेगा टी। और मैग्नेटिक फील्ड को लिखेंगे बी नॉट ई की पावर आयोटा के आर माइनस ओमेगा टी। यहाँ से फिर फोर्स लगेगी तुम्हारी, कितनी लगेगी? माइनस ऑफ क्यू जो कि इलेक्ट्रॉन है, और ई प्लस वी क्रॉस बी।
ठीक है। तो जब ये फोर्स लगेगी तुम्हारी इस इलेक्ट्रॉन पे, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ऑसिलेट करना शुरू करेगा, ऑसिलेशन करेगा। क्योंकि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, ई और बी, ईएम में, वो क्या होती है, ऑसिलेटरी होती है। पढ़ा होगा ना। ठीक है, अगर ई इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, तो तुम्हारा बी इस डायरेक्शन मूव करते हैं, ऑसिलेटरी वेव्स होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। तो ऑसिलेटरी वेव्स हैं, तो जो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन है वो भी ऑसिलेशंस करेगा। और किस फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेशन करेगा, जिस फ्रीक्वेंसी की ये इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड होंगी। ठीक है। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन है तुम्हारा, ठीक है, वो इन जो एक्सरेज है उनकी एनर्जी बहुत हाई होती है, और उनको फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। तो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा तो क्या करेगा, जो ऑसिलेटरी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तुम्हारे इलेक्ट्रॉन को ऑसिलेटरी मोशन में ला देंगी। ठीक है। ऑसिलेटरी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन ऑसिलेटरी मोशन करने लगेगा। ठीक है। और क्या करेगा, ये लाइट को अमिट करेगा। ठीक है। क्योंकि इसकी भी तो एनर्जी कुछ हो जाएगी ना। तो ऑसिलेशन करते करते ये लाइट को अमिट करेगा, जिसकी वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी सेम होगी जो फ्रीक्वेंसी है इंसिडेंट रेडिएशन की। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ, ठीक है, ऑसिलेटरी वेव इज इक्वल टू ये फ्रीक्वेंसी जो एमिट कर रहा है लाइट। तो भैया कैसे हो पता है, क्या होगा, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, ये एक्सरे आई, ये इसमें गया, फिर यहाँ से इसमें आया, फिर यहाँ से इसमें गया, फिर यहाँ से इसमें, तो ये ऑसिलेशंस करता रहेगा। ठीक है। इधर से इधर, इधर से। जब ये आया तो इसने एब्जॉर्ब करा, और इधर गया तो क्या हुआ, अमिट करा। तो जब ये यहाँ से यहाँ जा रहा होगा तो लाइट को छोड़ेगा ना। और कितनी फ्रीक्वेंसी की लाइट को छोड़ेगा या कितनी वेवलेंथ की लाइट को छोड़ेगा, निकालेगा, वो सेम होगी जो इसने एब्जॉर्ब करी होगी। ठीक है। क्लियर है। तो यहां से हमारे पास क्या आ रहा है, लेमडा डैश इज इक्वल टू लेमडा। वहां से ये क्या है, ये तुम्हारे क्लासिकल ऑब्जर्वेशन है, थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन है, जिससे तुम्हारा ये प्रूफ नहीं हो रहा कि लेमडा डैश माइनस लेमडा इज नॉट इक्वल टू जीरो, डेल्टा लेमडा इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो कोई दूसरी वो चाहिए हमें। ठीक है, अलग एक्सप्लेनेशन चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम क्वांटम मैकेनिकल पे जाएंगे। ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स पे जाएंगे, और क्वांटम मैकेनिक्स के थ्रू हम कॉम्पटन इफेक्ट को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। एक चीज लिख लेना, यहाँ पे लिख लेना, कॉम्पटन इफेक्ट gives the most conclusive confirmation for the corpuscular theory of light। ये कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट न्यूटन ने दी थी। इसमें क्या मानते हैं कि जो लाइट है ना तुम्हारी, कॉर्पस्क्यूल से मिलकर बनी होती है। कॉर्पस्क्यूल मतलब बहुत ही टाइनी स्मॉल पार्टिकल्स। ठीक है। तो कॉम्पटन इफेक्ट जो है ना, वो सबसे अच्छा कंफर्मेशन देता है कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट का, कि लाइट जो है वो स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स से मिलकर बनी हुई होती है। क्योंकि देखो, एक पार्टिकल ये है तुम्हारे पास, और एक पार्टिकल ये है तुम्हारे पास। ये दोनों पार्टिकल कब टकरा पाएंगे, एक दूसरे से कब कोलिजन कर पाएंगे, ये कोलिजन ही तो पड़ रहा है ना, जब ये दोनों मटेरियल पार्टिकल। अब कोई एक वेव एक पार्टिकल से तो नहीं टकरा सकती ना।
दो पार्टिकल ही पार्टिकल के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमने बोला कि लाइट भी एक पार्टिकल ही रही होगी। क्लियर है? तो ये सबसे अच्छा कंफर्मेशन मिलता है कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट का। क्लियर है भाई? अब देखो क्या है, ये तुम्हारा इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब इस पे क्या करा हमने, एक लाइट इंसिडेंट कराई, एक्सरे, जिसकी फ्रीक्वेंसी एच न्यू है, मोमेंटम एच न्यू बाई सी है। ठीक है, फिर क्या हुआ, इंटरेक्शन होने के बाद ये लाइट ऐसे मूव कर गई, इस लाइट की एनर्जी एच न्यू डैश हो गई, या एच सी अपॉन लेमडा डैश हो गई, और इसका मोमेंटम हो गया एच न्यू डैश बाई सी, एच सी बाई लेमडा। क्लियर? ओके। और ये जो इलेक्ट्रॉन था, ये तुम्हारा इस डायरेक्शन में मूव करने लगा। क्लियर? अब हम मान लेते हैं ओरिजिनली ये था, ये डायरेक्शन थी वेव की, और वेव स्कैटर होने के बाद थीटा एंगल पे डिविएट होकर निकल गई, और जो इलेक्ट्रॉन है वो तुम्हारा इस ओरिजिनल पोजीशन से, रेफरेंस जो थी उससे फाई एंगल पे डिफ्लेक्ट हो गया और मूव करने लगा। ठीक है, अब देखो अगर एनर्जी, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, एनर्जी एक्सरे की लेंगे। ठीक है, एक्सरे के लेवल की लेंगे, क्योंकि तभी उसकी वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन के साइज की हो पाएगी। तो जो थीटा है तुम्हारा, वो यहाँ पे स्कैटरिंग एंगल है, स्कैटरिंग एंगल, और फाई है जो, वह तुम्हारा एंगल ऑफ रिकॉइल। क्लियर? और जो तुम्हारा पीई है, वो है मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखो, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाओ। ठीक है, मोमेंटम क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन होगी। तो पहले क्या करेंगे, पहले कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे तुम्हारा एक्स डायरेक्शन में। ठीक है, तो एक्स डायरेक्शन में अगर लगाओगे, चलो पहले ऐसे ही लगा दो। इधर मोमेंटम कितना है, पी, इधर मोमेंटम कितना है, पी डैश, यहाँ पर मोमेंटम पी डैश, एच न्यू डैश बाय सी, पी डैश। ठीक है, प्लस मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट हैंड साइड का मोमेंटम, मतलब इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। अब एक्स डायरेक्शन में अगर लगाऊं, एक्स एक्सिस का लगाऊं, तो ये तो इधर ही मूव कर रहा है, तो एक्स एक्सिस का लगाऊं कितना हो जाएगा, एच अपॉन लेमडा, यहाँ कितना हो जाएगा ये, एच अपॉन लेमडा डैश, कॉस ऑफ थीटा पे मूव कर गया, प्लस पीई कॉस ऑफ फाई। अब अलोंग वाई एक्सिस आ जाएगा, वाई एक्सिस के अलोंग जीरो है, इधर कोई मोमेंटम नहीं है इस डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में है ना सारा मोमेंटम, एक्स डायरेक्शन में। वाई डायरेक्शन में कोई मोमेंटम है ही नहीं, तो ऐसे ही इसका वाई डायरेक्शन कितना आएगा, इज इक्वल टू एच अपॉन लेमडा डैश साइन ऑफ थीटा प्लस पीई साइन ऑफ फाई। क्लियर? तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हो गया तुम्हारा। इस इक्वेशन को नाम दो वन, ये टू, ये थ्री। अब एनर्जी कंजर्वेशन लगाओ, एनर्जी कंजर्वेशन। देखो, एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है, इधर कितनी एनर्जी है, एच न्यू इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन की रेस्ट मास एनर्जी। ठीक है, कितनी होती है, प्लस एम नॉट सी स्क्वायर। क्लियर है? और
ये हो जाएगी, इधर जो हो जाएगा तुम्हारा क्या होगा, एनर्जी इसकी स्कैटरिंग के बाद की एच न्यू डैश प्लस इसकी एनर्जी, टोटल एनर्जी कितनी होती है, अंडर रूट पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4। ठीक है, एम नॉट सी स्क्वायर रेस्ट मास एनर्जी और रेस्ट मास एनर्जी और इलेक्ट्रॉन। क्लियर। अब इसको उधर ले जाता हूँ उठा। ठीक है, देखो, एनर्जी राइट हैंड साइड की इज इक्वल टू एनर्जी लेफ्ट हैंड साइड की, इनिशियल एनर्जी ये, फाइनल एनर्जी ये। क्लियर। तो हमारे पास आ गया एच न्यू प्लस एम नॉट सी स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू डैश प्लस अंडर रूट पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4। क्लियर। ये जो एनर्जी लिखी है ये इलेक्ट्रॉन की लिखी है, तो मोमेंटम भी इलेक्ट्रॉन का ही आएगा। तो इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम लगा दो, एच न्यू प्लस एम नॉट सी स्क्वायर, इस एच न्यू डैश को इधर ले आओ, तो एच न्यू डैश इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर सी स्क्वायर एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4। अब क्या करो, स्क्वायरिंग कर दो। ठीक है, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, तो क्या आएगा, एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4 प्लस एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर प्लस 2h न्यू एम नॉट सी स्क्वायर माइनस एच न्यू डैश 2h न्यू डैश एम नॉट सी स्क्वायर माइनस 2h स्क्वायर न्यू न्यू डैश इज इक्वल टू पी ई स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4। एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4 से एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4 कैंसिल। तो हमारे पास आ गया एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर प्लस 2h न्यू एम नॉट सी स्क्वायर माइनस 2h न्यू डैश एम नॉट सी स्क्वायर माइनस 2h स्क्वायर न्यू न्यू डैश इज इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, पी इज इक्वल टू पी डैश पी डैश प्लस पी। ठीक है, ये तो है। अब क्या करो, यहां से पीई निकालो। पी कितना आ गया, पी माइनस पी डैश, ये आ गया। अब ये वेक्टर है और मेरे को क्या चाहिए, पीई स्क्वायर चाहिए। तो मैं पी स्क्वायर कैसे निकालूंगा, मैं पीई डॉट पीई करूं, क्योंकि वेक्टर में ऐसे ही नहीं होता स्क्वायर, तो इनका डॉट प्रोडक्ट लोगे। तो पी माइनस पी डैश डॉट पी माइनस पी डैश। तो अगले पेज पे देखो, पी माइनस पी डैश डॉट पी माइनस पी डैश इज इक्वल टू पीई डॉट पी। तो पी डॉट पी, पी स्क्वायर, क्योंकि क्या होगा, इसका कैसे लगेगा, पी मोड पी कॉस ऑफ थीटा, और इनके बीच में एंगल कितना है, 0, तो कॉस थीटा 1, तो पी स्क्वायर। इसके बीच में कैसा होगा, तो पी की पी से पी स्क्वायर, पी की पी डैश से, तो पी डॉट पी डैश, पी पी कॉस थीटा, और फिर पी पी डैश की, तो प्लस ट्वाइस ऑफ माइनस ट्वाइस ऑफ पी कॉस थीटा माइनस 2 पी डैश कॉस थीटा। अगर नहीं समझ में आया तो यहाँ देखो, पी की पी से करेंगे, देखो पी डॉट पी माइनस
पी डॉट पी डैश डॉट है माइनस पी डैश डॉट पी माइनस माइनस प्लस पी डैश डॉट पी डैश। पी डॉट पी कितना हो जाएगा? पी स्क्वायर पी डॉट पी डैश कॉस ऑफ थीटा आएगा। ठीक है, तो पी डॉट पी 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 डैश कॉस थीटा माइनस पी पी डैश कॉस थीटा प्लस पी डैश स्क्वायर। तो ट्वाइस पी डैश कॉस थीटा प्लस पी डैश स्क्वायर। अब मेरे को वहां पे ना पीछे, अगर तुमने देखा हो, तो सी स्क्वायर भी चाहिए, पी स्क्वायर सी स्क्वायर चाहिए। ये देखो, पी स्क्वायर सी स्क्वायर चाहिए। ठीक है, ये पी स्क्वायर सी स्क्वायर चाहिए, तो सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो। क्या आ जाएगा? पी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस टू पी पी डैश सी स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा प्लस पी डैश स्क्वायर सी स्क्वायर। अब इस वैल्यू को, ठीक है, ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को नाम दे दो 4। ठीक है, इसको नाम दे दो 5। ठीक है, ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर सी स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 5 इन इक्वेशन 4। तो क्या आ गया तुम्हारे पास? तुम्हारे पास आ जाएगा एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर, और क्या था, प्लस एच न्यू एम नॉट सी स्क्वायर माइनस एच न्यू डैश। ठीक है, चलो, प्लस टू एच न्यू एम नॉट सी स्क्वायर माइनस टू एच न्यू डैश एम नॉट सी स्क्वायर माइनस टू एच स्क्वायर न्यू न्यू डैश इज इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस प्लस पी डैश स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, माइनस टू पी पी डैश सी स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा। देखो, एच स्क्वायर पी स्क्वायर सी स्क्वायर क्या है? एनर्जी है। देखो, हाँ, पी की वैल्यू क्या है तुम्हारी? ई अपॉन सी। तो एच न्यू अपॉन सी है पी की वैल्यू। तो पी सी कितना आ गया? एच न्यू। और पी स्क्वायर सी स्क्वायर कितना आ जाएगा? एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर। एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर टू एच न्यू एम नॉट सी स्क्वायर टू एच न्यू डैश एम नॉट सी स्क्वायर टू एच स्क्वायर न्यू न्यू डैश इज इक्वल टू एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर माइनस टू पी की जगह एच न्यू अपॉन सी स्क्वायर, ऐसे ही एच न्यू अपॉन सी स्क्वायर, तो एच स्क्वायर न्यू डैश अपॉन सी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा। सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल। क्लियर? तो अब तुम्हारे पास क्या आ गया? देखो, एक एच, एक एच, एक एच और एक एच कैंसिल। और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? टू कैंसिल हो गया। और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? तो एच न्यू न्यू डैश को इधर ले जाओ, इसको इधर ही रहने दो। तो ये हमारे पास बच गया एम नॉट सी स्क्वायर न्यू माइनस न्यू डैश, और इधर आ गया तुम्हारा एच न्यू न्यू डैश माइनस एच न्यू न्यू डैश कॉस ऑफ थीटा। तो
ये हो गया न्यू माइनस न्यू डैश, यहाँ पे कॉमन ले लिया न्यू माइनस न्यू डैश, एच भी कॉमन ले लो। ठीक है, जस्ट सेकंड, एक सेकंड हो गया, इसको अगले पेज पे लिख लेता है। ठीक, इस पूरी इक्वेशन को मैं अगले पेज पे ले जा रहा हूँ। एम नॉट सी स्क्वायर न्यू माइनस न्यू डैश एच न्यू न्यू डैश माइनस एच न्यू न्यू डैश कॉस ऑफ थीटा। तो न्यू माइनस न्यू डैश एच न्यू 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 डैश वन माइनस कॉस ऑफ थीटा। एम नॉट सी को नीचे ले आऊं, एम नॉट सी स्क्वायर। अब देखो न्यू को क्या लिख सकता हूँ, सी अपॉन लेमडा, सी अपॉन लेमडा डैश एच न्यू न्यू डैश एम नॉट सी स्क्वायर वन माइनस कॉस ऑफ थीटा। सी से सी कैंसिल। ठीक है, अरे इसे कैसे हो गया। न्यू लेमडा इज इक्वल टू सी होता है, तो नी आ गया सी अपॉन लेमडा। क्या गड़बड़ हो गई। है एक सेकेंड। अच्छा रुको एक सेकेंड, अभी मत कैंसिल आउट करो। ठीक है, सेकंड वेट करो। क्या करना है, अभी देखो, इसको ऐसे ही रहने दो। तो सी को बाहर ले लो, वन माइनस लेमडा डैश एच, न्यू को सी अपॉन लेमडा, सी अपॉन लेमडा न्यू डैश को, तो लेमडा लेमडा डैश एम नॉट सी स्क्वायर वन माइनस कॉस ऑफ थीटा। सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल, ये सी नीचे आ जाएगा, तो वन माइनस लेमडा अपॉन वन माइनस लेमडा डैश एच अपॉन एम नॉट सी वन माइनस कॉस ऑफ थीटा। देखो इसको ऐसे लिखा, मतलब ये तो समझ में आ गया ना। न्यू को सी बाय लेमडा लिखा, ठीक है, और सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल कट किया, और ये जो सी है वो फिर नीचे आ गया, लेमडा लेमडा डैश। तो लेमडा डैश माइनस लेमडा अपॉन लेमडा लेमडा इज इक्वल टू लेमडा लेमडा डैश एम नॉट सी वन माइनस कॉस ऑफ थीटा। लेमडा डैश से लेमडा डैश कैंसिल, कितना आ गया, लेमडा डैश माइनस लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम नॉट सी वन माइनस कॉस ऑफ थीटा। देखो क्लासिकली क्या आ रहा था, इसको नेक्स्ट पेज पे लेके जाते हैं। लेमडा डैश माइनस लेमडा इज इक्वल टू डेल्टा लेमडा एच अपॉन एम नॉट सी वन माइनस कॉस ऑफ थीटा। क्लासिकली क्या आ रहा था, लेमडा डैश माइनस लेमडा जीरो डेल्टा लेमडा, लेकिन क्वांटम मैकेनिकली लेमडा डैश माइनस लेमडा नॉट इक्वल टू जीरो आ रहा है। ये एक केस में, किसी भी केस में जीरो नहीं हो सकता, बस एक केस में जीरो हो सकता है, जब तुम्हारा थीटा 0 डिग्री हो, क्योंकि कोस थीटा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो क्वांटम मैकेनिकली प्रूफ हो गया लेमडा डैश माइनस लेमडा जीरो नहीं है, जो कि एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन भी था। यहाँ देखो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, लेमडा डैश इज ग्रेटर देन लेमडा और लेमडा डैश माइनस लेमडा इज इक्वल टू जीरो। अच्छा, ये जो मैंने लिखा हुआ है ना, लेमडा डैश इज ग्रेटर देन लेमडा, ये हमेशा नहीं होगा, एक इनवर्स कॉम्पटन इफेक्ट भी होता है, उसमें तुम्हारा लेस देन आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही बता दिया, बाकी बीएससी में से में तो ऐसे ही काम हो जाएगा। ठीक है, रिसर्च की फील्ड में जाओगे तब। तो ये आ गया लेमडा डेल्टा लेमडा, कितना आ गया तुम्हारा, ये आ गया
लेमडा सी इज इक्वल टू 1 - cos ऑफ थीटा, वेयर लेमडा सी क्या है तुम्हारा, कॉम्पटन वेवलेंथ। लेमडा सी इज कॉम्पटन वेवलेंथ, जिसको हम बोलते हैं, जिसकी वैल्यू होती है H/m0 c। एच भी कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कांस्टेंट है और सी भी कांस्टेंट है, तो इसकी वैल्यू आ जाती है तुम्हारी 2.46 इंटू 10⁻⁻12 मीटर। क्लियर है। देखो, डेल्टा लेमडा किस पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ थीटा पे, स्कैटरिंग एंगल पे। तो लिखो वेवलेंथ शिफ्ट जो कि डेल्टा लेमडा है, डिपेंड्स ओनली ऑन स्कैटरिंग एंगल। क्लियर है। तो वेवलेंथ शिफ्ट जो है तुम्हारा सिर्फ स्कैटरिंग एंगल पे डिपेंड करेगा और किसी चीज पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है। और जो तुम्हारा क्या बोलते हैं, वेवलेंथ आफ्टर स्कैटरिंग है लेमडा डैश। ठीक है। वो किस किस पे डिपेंड करेगा। ठीक है। अच्छा, टारगेट पे डिपेंड करता है एंड, ठीक है, इलेक्ट्रॉन है या वो है, ये एम नोट है ना। ठीक है। लेमडा सी में एम नोट भी ना, एम नोट मास ऑफ पार्टिकल है। अगर एम नोट चेंज हो जाएगा, इस इलेक्ट्रॉन की जगह प्रोटॉन ले लोगे, तो ये शिफ्ट चेंज कर जाएगा। ठीक है। तो टारगेट, टारगेट में यहाँ पे मास लिख लेना, मास की वजह से। और एंड इंडिपेंडेंट ऑफ इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। क्लियर है। इंडिपेंडेंट ऑफ इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एंड इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। तो फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, इंटेंसिटी किसी पे भी डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है। और वेवलेंथ आफ्टर स्कैटरिंग जो कि लेमडा डैश है, वेवलेंथ आफ्टर स्कैटरिंग डिपेंड्स ऑन, डिपेंड्स ऑन इंसिडेंट वेवलेंथ, लेमडा डैश माइनस लेमडा इज इक्वल टू H/m0 c 1 - cos ऑफ थीटा। तो लेमडा डैश कितना आ गया, H प्लस वो लेमडा प्लस H/m0 c -cos ऑफ थीटा। तो ये किस किस पे डिपेंड कर रहा है, ये लेमडा पे भी डिपेंड कर रहा है और बाकी सब फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है। तो इंसिडेंट वेवलेंथ, स्कैटरिंग एंगल, स्कैटरिंग एंगल एंड टारगेट, टारगेट में फ्लो हुई मास की वजह से। क्लियर है। तो ये था तुम्हारा कॉम्पटन इफेक्ट। ये बीएससी और एमएससी में आता है। बीएससी में तो डायरेक्ट तुमसे कॉम्पटन इफेक्ट की डेरिवेशन पूछ लेते हैं। ठीक है। बीएससी थर्ड ईयर में आता है, जहाँ पे तुम्हारी मॉडर्न फिजिक्स आती है। तो यहाँ से शुरू करोगे डेरिवेशन। ठीक है। पहले उसके कॉम्पटन इफेक्ट के बारे में थोड़ा सा बता दोगे, ये लिख दोगे। मतलब इतना एक्सप्लेन नहीं करना जितना मैंने किया हुआ है। ये तो तुमको नेट की वजह से एक्सप्लेन किया, नेट और गेट में आता है, इंटरव्यू में पूछते हैं, इस वजह से एक्सप्लेन किया हुआ है। एग्जाम में तो, बीएससी के एग्जाम में तो तुम ये डेफिनेशन लिखोगे कॉम्पटन इफेक्ट की, उसके बाद एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन में तो बताना, कॉम्पटन इफेक्ट की डेरिवेशन लिखना और डेफिनेशन लिखना, और उसके बाद डायरेक्ट यहाँ पर आना और यहाँ पे डेरिवेशन करके पूरी यहाँ तक, ये डेरिवेशन करके बस ये यहाँ पे लाके छोड़ देना। लेमडा डैश माइनस लेमडा इज इक्वल टू डेल्टा लेमडा H/m0 c 1 - cos ऑफ थीटा। तो तुम्हारा खत्म हो जाएगा। बीएससी में सिर्फ इतना करना है। ठीक है। और उसके बाद थोड़ा बहुत मैं बता देता हूँ जो नेट में है तुम्हारा। उसके बाद लिखते हैं
एनर्जी ऑफ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन, ये सबकी ना डेरिवेशन है। ठीक है, एनर्जी ऑफ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन, वो आएगी तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन, वो होगी तुम्हारी एच अपॉन लेमडा डैश लेमडा इंटू डेल्टा लेमडा। ठीक है, और एंगल ऑफ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन फाई, वो होगा तुम्हारा टेन इनवर्स साइन थीटा अपॉन लेमडा डैश माइनस लेमडा कॉस ऑफ थीटा। क्लियर है? और द मिनिमम काइनेटिक एनर्जी, द मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर्ड टू इलेक्ट्रॉन इज एच न्यू अपॉन वन प्लस टू एम ई सी स्क्वायर अपॉन एच न्यू। तो ये फॉर्मूला याद रखना। तो कॉम्पटन इफेक्ट में इतना ही है। अगर तुमको तुम चाहते हो कि मैं क्वेश्चन कराऊं, देखो क्वेश्चन इसमें कराऊंगा ना तो वीडियो की लेंथ तो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, और मैं नहीं चाहता कि वीडियो की लेंथ एक लिमिट से ज़्यादा लंबी हो। तो अगर तुमको क्वेश्चन चाहिए तो बता देना, मैं दूसरी वीडियो में क्वेश्चन बना के डाल दूंगा। ठीक है, इफ़ यू require questions on Compton effect and photoelectric effect, do tell me. I will make another separate video for photoelectric effect and Compton effect questions. ठीक है, अगर क्वेश्चंस चाहिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के और कॉम्पटन इफेक्ट के तो मुझे बता देना, मैं डाल दूंगा। ओके, थैंक यू।